The British sent troops to suppress the rebellion. The Adivasi leaders tried to negotiate, but the British surrounded their camps and fired upon them. Most villages were destroyed as people fled into the jungles. They never managed to capture Gundadhar. After independence, the same practice of keeping people out of the forest and reserving them for industrial use continued. In the 1970s, the World Bank proposed that 4,600,000 hectares of natural sal forest should be replaced by tropical pine to provide pulp for the paper industry. It was only after process by local environmentalists that the project was stopped. अंग्रेजों ने बगावत को कुचल देने के लिए सैनिक भेजे। आदिवासी नेताओं ने बातचीत करनी चाहिए, लेकिन अंग्रेज फौज ने उनके तंबुओं को घेर कर उन पर गोलियां चला दी। इसके बाद बगावत में शरीक लोगों पर कोड़े बरसाते, उन्हें सजा देते सैनिक गांव-गांव घूमने लगे। ज़्यादातर गांव खाली हो गए क्योंकि लोग भागकर जंगलों में चले गए थे। फिर भी वे गुंडाधुर को कभी नहीं पकड़ सके। आरक्षित क्षेत्र को भी 1910 से पहले की योजना से लगभग आधा कर दिया गया था। आज़ादी के बाद भी लोगों को जंगलों से बाहर रखने और जंगलों को औद्योगिक उपयोग के लिए आरक्षित रखने की नीति कायम रही। 1970 के दशक में विश्व बैंक ने प्रस्ताव रखा कि कागज उद्योग को लुगदी उपलब्ध कराने के लिए 4,601 हेक्टेयर प्राकृतिक साल वनों की जगह देवदार के पेड़ लगाए जाए, लेकिन स्थानीय पर्यावरणविदों के विरोध के फलस्वरूप इस परियोजना को रोक दिया गया और इस तरह से इनके विरोध में आवाज़ उठाई गई। Now go to another part of Asia, Indonesia, and see what was happening there over the same period. अब एशिया के एक और हिस्सा इंडोनेशिया की तरफ हम चलते हैं और देखते हैं कि उसी वक्त वहाँ पर भी क्या कुछ हुआ था जंगलों में। वहाँ पर भी भारत की तरह किस तरह से बदलाव हुए और वहाँ के लोगों पर प्रभाव हुआ। Forest transformation in Java. Java is now famous as a rice-producing island in Indonesia, but once upon a time it was covered mostly with forests. There were many similarities in the laws for forest control in Indonesia and India. Java in Indonesia is where the Dutch started forest management. The British, they wanted timber from Java to build ships. There were many villages in the fertile plains, but there were also many communities living in the mountains and practicing shifting cultivation. The Kalingas
of Java were a community of skilled forest cutters and shifting cultivation. Without their expertise, it would have been difficult to harvest teak and for the kings to build their palaces. When the Dutch began to gain control over the forest in the 18th century, they tried to make the Kalangs work under them. In 1770s, the Kalangs resisted by attacking a Dutch fort at Jauna, but the uprising was suppressed. जावा के जंगलों में भी क्या बदलाव हुआ, आइए इसके बारे में जानते हैं। जावा को आजकल इंडोनेशिया के चावल उत्पादक के द्वीप के रूप में जाना जाता है, लेकिन एक समय यानी एक ज़माने में यह क्षेत्र अधिकांशतः वनों से आच्छादित था। इन्हें पूरी सब जगह हरियाली व्याप्त थी, घने जंगल थे। इंडोनेशिया एक डच उपनिवेश था। इन्हें इंडोनेशिया में डच लोगों का शासन था, जैसे कि भारत में अंग्रेजों का था। भारत व इंडोनेशिया के वन कानूनों में कई समानताएं थीं। इंडोनेशिया में जावा ही वह क्षेत्र है जहां डचों ने वन प्रबंधन की शुरुआत की थी। अंग्रेजों की तरह वे भी जहाज बनाने के लिए जावा से लकड़ी हासिल करना चाहते थे। ढेर सारे गांव थे, लेकिन पहाड़ों में भी घुमंतू भत्ते करने वाले अनेक समुदाय रहते थे। जावा में कलांग समुदाय के लोग कुशल लकड़हारे और घुमंतू किसान थे। उनके कौशल के बगैर सागौन की कटाई कर राजाओं के महल बनाना बहुत मुश्किल था। डचों ने जब 18वीं सदी में वनों पर नियंत्रण स्थापित करना प्रारंभ किया, तब उन्होंने भी कोशिश की कि कलांग उनके लिए काम करेंगे। 1770 में कलांगों ने डच किले पर हमला करके यानी आक्रमण कर इसका विरोध किया, लेकिन इस विद्रोह को दबा दिया गया।